हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दृष्टि IQ। आज है 10 दिसंबर 2021 और आज की इस वीडियो में हम लोग 10 दिसंबर 2021 से करंट अफेयर्स के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन सभी को हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है, विराट कोहली के स्थान पर निम्न में से किसे ODI क्रिकेट में भारत का कप्तान बनाया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रोहित शर्मा। तो हाल ही में BCCI ने घोषणा की है कि अब विराट कोहली की जगह ODI क्रिकेट के अंदर भी भारत के कप्तान होंगे रोहित शर्मा। तो अभी के समय अगर हम देखें तो ODI और T20 इन दोनों में भारत के कप्तान बन चुके हैं रोहित शर्मा, जबकि टेस्ट मैचेस में अभी भी भारत के कप्तान हैं विराट कोहली। तो इस तरीके से आपको इन तीनों फॉर्मेट में जो कप्तान हैं इनके नाम याद रखने हैं। और अभी के समय भारतीय पुरुषों की जो क्रिकेट टीम है उसके कोच हैं राहुल द्रविड़। लोवी इंस्टीट्यूट द्वारा जारी एशिया पावर इंडेक्स 2021 में भारत को कौन से स्थान पर रखा गया है? यानी कि एशिया के अंदर कौन से देश का प्रभुत्व कितना ज्यादा है उस पर यह रैंकिंग जारी की गई है। तो लोवी इंस्टीट्यूट जो कि सिडनी में बेस्ड एक संस्था है, इसने हाल ही में एशिया पावर इंडेक्स जारी किया है। इसके अनुसार एशिया रीजन के अंदर सबसे शक्तिशाली देश है अमेरिका, ये नंबर 1 पर है। इसके बाद चाइना है दूसरे स्थान पर और तीसरे स्थान पर है जापान। इसके बाद चौथे नंबर पर आता है भारत का स्थान, यानी कि एशिया में चौथा सबसे शक्तिशाली देश है भारत। पिछले साल भी इन चारों कंट्रीज की यही रैंक थी और इस साल भी इन चारों कंट्रीज की यही रैंक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। दुनिया भर में प्रत्येक वर्ष विश्व मानवाधिकार दिवस यानी कि वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे कौन से दिन मनाया जाता है? तो विश्व मानवाधिकार दिवस जो है ये हर साल संयुक्त राष्ट्र के द्वारा लोगों के उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। तो विश्व मानवाधिकार दिवस जो है ये हर साल 10 दिसंबर के दिन मनाया जाता है। और इस बार के वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे की थीम रखी गई है इक्वालिटी, रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज, एडवांसिंग ह्यूमन राइट्स, यानी कि समानता, असमानता को कम करें और ह्यूमन राइट्स को बढ़ावा दें, ह्यूमन राइट्स को आगे लेकर जाएं। तो इस बार की थीम भी काफी महत्वपूर्ण है, इसके बारे में याद रखिएगा। WTA प्लेयर ऑफ द ईयर 2021 किसको नामित किया गया है? इसका मतलब यह है कि साल की सर्वश्रेष्ठ महिला टेनिस खिलाड़ी का खिताब किसको दिया गया है? क्योंकि WTA का मतलब होता है वुमेन्स टेनिस एसोसिएशन, यानी कि महिला टेनिस संघ। तो ये दुनिया भर में प्रोफेशनल महिलाओं के लिए प्रोफेशनल टेनिस को ऑर्गेनाइज करने वाली बॉडी है और इसका मुख्यालय है अमेरिका के अंदर। तो WTA प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया इस बार एशले बार्टी को। एशले बार्टी आपको पता होगा ये ऑस्ट्रेलिया की टेनिस खिलाड़ी हैं और ये आज के समय पूरी दुनिया की नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी हैं। तो इन्हीं को 2021 के लिए WTA प्लेयर ऑफ द ईयर नामित किया गया है, यानी कि साल की सर्वश्रेष्ठ महिला टेनिस खिलाड़ी। और जैसा कि आपको पता होगा इस साल के जो चारों ग्रैंड स्लैम हुए थे उसमें चारों में ही अलग अलग महिलाओं ने वुमेन सिंगल्स का खिताब जीता था। तो ऑस्ट्रेलिया की जो एशले बार्टी हैं इन्होंने इस बार सिर्फ एक ही ग्रैंड स्लैम जीता था और वो था विंबलडन ओपन। फिच रेटिंग्स के अनुसार मौजूदा वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की GDP वृद्धि दर कितने % होगी? तो अमेरिका की 3 प्रमुख रेटिंग एजेंसियों में से एक है फिच रेटिंग्स। तो इसने हाल ही में मौजूदा वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत के GDP वृद्धि दर के अनुमान जारी किए हैं। तो फिच रेटिंग्स ने अपने अनुमान को अब कम कर दिया है। पहले इसने कहा था 8.7%, लेकिन अब फिच रेटिंग्स ने इसको कम करके कहा है 8.4%। तो फिच रेटिंग्स के अनुसार मौजूदा वित्त वर्ष में भारत की GDP वृद्धि दर होगी 8.4%। वहीं हाल ही में RBI ने बोला है 9.5%। तो ये भी आपको याद रखना है। फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में कौन शीर्ष पर है? तो हाल ही में फोर्ब्स पत्रिका ने साल 2021 के लिए दुनिया की 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन की लिस्ट जारी की है और इसमें नंबर 1 पर हैं मैकेंजी स्कॉट, जो कि अमेरिका की एक प्रसिद्ध लेखिका और फिलैंथ्रोपिस्ट हैं। तो इनको नंबर 1 पर रखा गया है। वहीं इसके बाद दूसरे नंबर पर हैं अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और इसके बाद तीसरी सबसे पावरफुल महिला हैं क्रिस्टीन लगार्ड, जो कि इस समय यूरोपियन सेंट्रल बैंक की प्रेसिडेंट हैं। अगर हम भारतीय महिलाओं की बात करें तो इन टॉप 100 की सूची में भारत की टोटल 4 महिलाओं को शामिल किया गया है
और भारत की तरफ से इसमें नंबर 1 पर हैं निर्मला सीतारमण, जो कि भारत की वित्त मंत्री हैं, और इनकी टॉप 100 में रैंक है 37। इनके अलावा भारत की जो 3 और महिलाएं हैं उनमें से एक तो है रोशनी नादर मल्होत्रा, फिर इसके बाद हैं किरण मजूमदार श, और तीसरे व्यक्ति हैं फाल्गुनी नायर। तो ये 4 भारतीय महिला हैं जिनको इस टॉप 100 की लिस्ट में शामिल किया गया है। राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2021 में महिलाओं के 49 किलोग्राम भार वर्ग में भारत की झिली दरा बेहरा ने कौन सा पदक जीता है? तो जैसा कि मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि हाल ही में कॉमनवेल्थ वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप 2021 का आयोजन किया जा रहा है, और इसी के साथ में वर्ल्ड वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप 2021 का आयोजन भी साथ ही में किया जा रहा है, और ये दोनों चैंपियनशिप हो रही हैं उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में। तो इनमें से ये जो कॉमनवेल्थ वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप 2021 हो रही है, इसमें महिलाओं की 49 किलोग्राम भार वर्ग में भारत की झिली दला बेहरा ने सिल्वर मेडल जीता है, यानी कि रजत पदक। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसी 49 किलोग्राम कैटेगरी के अंदर भारत की मीराबाई चानू भी खेलती हैं, जिन्होंने इस साल के ओलंपिक गेम्स के अंदर सिल्वर मेडल जीता था। हालांकि इन दोनों टूर्नामेंट्स के अंदर इन्होंने हिस्सा नहीं लिया है। हाल ही में किस राज्य में स्थित काजू वैली वेटलैंड को पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया है? तो काजू वैली जो कि एक आर्द्र भूमि है, अब इसको एक बर्ड सेंचुरी घोषित कर दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि तमिलनाडु। तो काजू वैली वेटलैंड जो है ये तमिलनाडु के अंदर स्थित है। हाल ही में इसको एक बर्ड सेंचुरी घोषित कर दिया गया है। भारत का जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 है, उसी के तहत हाल ही में इसको वेटलैंड से पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया है। इसको बर्ड सेंचुरी घोषित करने से यहाँ पर जो संकटग्रस्त पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती हैं उनके संरक्षण में काफ़ी मदद मिलेगी। तो याद रखिएगा ये है तमिलनाडु के अंदर, और ये तमिलनाडु राज्य का 16वीं बर्ड सेंचुरी बनी है। राष्ट्रीय महिला आयोग यानी कि नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने राजनीति में महिलाओं के लिए कौन सा अखिल भारतीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम शुरू किया है? तो भारत की जो महिलाएं पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हैं उनके लिए हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग ने अखिल भारतीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम शुरू किया है। इसका नाम है सी इज ए चेंज मेकर। तो सी इज ए चेंज मेकर नाम का प्रोग्राम जो है इसको शुरू किया है राष्ट्रीय महिला आयोग ने। तो इसके जरिए जो महिलाएं पॉलिटिक्स के अंदर इन्वॉल्व हैं उनके अंदर लीडरशिप की क्षमता विकसित करने के लिए ये कार्यक्रम शुरू किया गया है। भारत का जो राष्ट्रीय महिला आयोग है इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में, और इसकी इस समय अध्यक्ष हैं रेखा शर्मा। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष हैं रेखा शर्मा। भारत के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह के अनुसार किस वर्ष तक भारत का अपना खुद का अंतरिक्ष केंद्र होगा? दोस्तों आपको बता दूं कि अभी के समय अंतरिक्ष में सिर्फ 2 ही स्पेस स्टेशन हैं। एक तो है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन और दूसरा है चाइना का तियांगोंग स्पेस स्टेशन। तियांगोंग स्पेस स्टेशन जो है इसको इसी साल 2021 में लॉन्च किया गया था। अभी ये कंप्लीट नहीं है, फिर भी यहाँ पर अंतरिक्ष यात्री जो हैं वो अभी 3 अंतरिक्ष यात्री यहाँ पर गए थे, जिनमें से एक वांग यपिंग भी हैं, जो कि चाइना की पहली महिला बनी थी जिन्होंने स्पेस वॉक किया है। तो अंतरिक्ष के अंदर अभी के समय सिर्फ 2 ही स्पेस स्टेशन हैं, और क्योंकि भारत ने अंतर्राष्ट्रीय जो अंतरिक्ष स्टेशन है इसको ज्वाइन नहीं किया है, तो भारत अपना खुद का बनाएगा, जो कि साल 2030 तक बनकर तैयार हो जाएगा। यानी कि साल 2030 तक भारत के पास अपना खुद का एक स्पेस स्टेशन होगा। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसी की जानकारी हाल ही में दी है भारत के साइंस और टेक्नोलॉजी मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केन बेतवा नदियों को जोड़ने के लिए जो परियोजना है इसको मंजूरी दे दी है। आपको बताना है कि इस परियोजना की लागत कितनी है। तो केन नदी और बेतवा नदी इन दोनों नदियों को जोड़ने के लिए जो परियोजना चलाई जा रही है इसकी लागत है 44,605 करोड़ रुपए, और हाल ही में इसको केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अपनी मंजूरी दे दी है। केन बेतवा जो रिवर लिंकिंग परियोजना है इसके जरिए इन दोनों नदियों को आपस में जोड़ा जाएगा। केन नदी और बेतवा नदी ये दोनों ही मध्य प्रदेश से निकलती हैं और आगे जाकर ये उत्तर प्रदेश के अंदर यमुना नदी में मिल जाती हैं। तो ये दोनों ही नदियाँ यमुना नदी की सहायक नदी हैं। तो इन दोनों नदियों को जोड़ने के लिए ये जो परियोजना चलाई जा रही है इसके तहत जो केन नदी है इसके ऊपर एक बांध बनाया जाएगा जिसका नाम होगा दौधन बांध, और इस बांध को बनाने के बाद केन नदी का जो पानी है ये एक नहर के माध्यम से बेतवा नदी में ले जाया जाएगा। क्योंकि केन नदी में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पानी होता है, तो इसमें जो अतिरिक्त पानी है
इसको के नदी से निकाल करके बेतवा नदी में ले जाया जाएगा, जिससे मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का जो सूखाग्रस्त बुंदेलखंड रीजन है उसमें पानी की समस्या को दूर किया जा सकता है। तो इसी के लिए केन बेतवा नदी लिंकिंग परियोजना को शुरू किया गया था। तो हाल ही में इसको केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है। इसकी लागत होगी 44,605 करोड़ रुपए। वर्ष 2020 में हथियारों की बिक्री के मामले में सिपरी की शीर्ष 100 कंपनियों की सूची में शीर्ष पर कौन है? सिपरी यानी कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में बेस्ड एक संस्था है और ये दुनिया भर में जो हथियारों का व्यापार होता है उस पर ये नजर रखता है। तो हाल ही में इसने साल 2020 में उन कंपनियों की लिस्ट जारी की है जिसने सबसे ज़्यादा हथियार बेचे हैं। तो इनमें आपको बताना है कि नंबर 1 पर कौन है। इन टोटल 100 कंपनियों में से सबसे ज़्यादा इनमें अमेरिका की ही हैं और शुरू की यानी कि जो टॉप 5 कंपनियां हैं वो सभी कंपनियां अमेरिका की हैं। तो नंबर 1 पर जो है इसका नाम है लॉकहीड मार्टिन, फिर इसके बाद नंबर 2 पर है अमेरिका की ही रॉथियन टेक्नोलॉजीज और नंबर 3 पर है अमेरिका की ही बोइंग कंपनी। तो नंबर 1 पर आपको याद रखना है लॉकहीड मार्टिन है। अगर हम भारत की बात करें तो इन टॉप 100 कंपनियों में भारत की सिर्फ 3 कंपनियां शामिल हो पाई हैं। एक तो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जिसकी इसमें रैंक है 42। इसके बाद दूसरी है इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज, इसकी रैंक है 60 और इसके बाद है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इसकी रैंक है 66। तो इस तरीके से भारत की 3 कंपनियां जो हैं ये हथियार बेचने के मामले में टॉप 100 कंपनियों में शामिल हुई हैं। तो फ्रेंड्स ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा होगा। अब हम लोग देखते हैं पिछले दिन का क्वेश्चन। कल की वीडियो में मैंने आपसे पूछा था कि असम सरकार ने इनमें से किस उद्योगपति को राज्य का सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव प्रदान करने की घोषणा की है। तो असम सरकार ने हाल ही में जो असम वैभव पुरस्कार की शुरुआत की है, जो कि असम राज्य का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, यह दिया गया है रतन टाटा को, टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन रतन टाटा। अब इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। यहाँ पर आज का क्वेश्चन है कि सभी पात्र लोगों को कोविड-19 टीके लगाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है। तो यहाँ पर जो भी राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में लिखकर आपको बताना है। तो इस तरीके से आज की इस वीडियो में हम लोगों ने 10 दिसंबर 2021 से करंट अफेयर्स के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे उनको हम लोगों ने यहाँ पर कवर किया है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।